होता है कि मित्रों, अब जब जन्मपत्री हम लोग बनाते हैं उस समय आप देखिएगा आपकी जन्मपत्री में आपकी योनि लिखी हुई आती है। से अश्व, अज, गज, मेष, सर्प, श्वान, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, मृग, वानर, नकुल, सिंह, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो उसी के फल के बारे में आज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ऐसे ही तो लिखा हुआ नहीं आता है, कोई न कोई मतलब तो इनका होता है। अब एक मतलब तो ये है कि जब शादी होती है उस समय ये सबको मिलाया जाता है कि आपकी अगर अश्व है तो आपकी जिसके साथ शादी हो रही है उसकी क्या है, उन दोनों का आपस में वैर तो नहीं है। तो वो विवाह प्रकरण में जब, या तो उसका पाठ मैंने किया होगा, मेरे को भी इतना ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत पाठ मैं पोस्ट कर चुका हूँ, कम से कम 150 के आसपास हो गया होगा। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे जाके, शायद किया होगा, अगर नहीं किया है तो आप कमेंट करेंगे। अगर आपको चाहिए तो मैं वो मिलान कैसे करते हैं योनियों का तो वो मैं बता दूंगा, वो नया पाठ डाल दूंगा इसमें। योनि का अपना एक महत्व होता है कि कौन सी योनि में आपका जन्म हुआ है और आपका व्यक्तित्व कैसा हो सकता है। तो आप देख लीजिए 14 योनि है, उसमें कौन सा योनि का क्या फल होता है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें, अश्व योनि मनुष्य चंचल होता है, अच्छा शरीर होता है और तेज चलना, वो आक्रामक होता है। मतलब जब भी कोई लड़ाई झगड़े की बात होगी तो ये लोग सबसे आगे मिलेंगे आपको, लेकिन वफादार होता है अपने स्वामी के प्रति या अपने देश के प्रति या कानून के प्रति, या फिर नौकरी कर रहे हैं तो मालिक के प्रति जबरदस्त वफादार होते हैं ऐसे इंसान। गज योनि में आदमी थोड़ा धीरे चलता है, मतलब गज के अनुरूप जितनी भी योनियां हैं, आप देखिए जानवरों के इस विषय में ही बताया गया है, तो उनके अनुरूप आदमी का व्यक्तित्व होता है। धीरे चलना, खूब खाना, बलवान, राजा का प्रिय, सत्यवादी और ज्ञानी होता है। मेष योनि कठिन मंजिलों को पार करने वाला और उन्नतिशील होता है, मतलब एक जगह में स्थिर होके ऐसा इंसान नहीं बैठता है, बहुत आगे जाता है। जिस भी कंडीशन में, जैसा भी परिस्थिति में वो पैदा हुआ हो, उससे बहुत ऊपर उठता है ऐसा इंसान। सर्प योनि दिखावा पसंद होता है कुछ, और आदमी का जो व्यक्तित्व जो बाहर में जो दिखता है वो नहीं होता है। मतलब आप इसको इस तरह से समझो कि अपने आप में मस्त होता है और जो बाहर में दिखता है वैसा नहीं होता है। तो आप सर्प के विषय में हम लोग कितना जानते हैं? हम लोग सब सर्प को एक ही कैटेगरी में डालते हैं, जबकि सब सर्प विषैले नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन हम लोग तो देखते ही बस सब दूर हो जाते हैं। तो वैसा ही है, बाहरी व्यक्तित्व ही नजर आता है ऐसे इंसानों का हम लोगों को, लेकिन अंदर में वो कैसा है हम लोगों को जल्दी पता नहीं चलता है। दूसरे के घर पे ये लोग जल्दी, मतलब अपनी जमीन नहीं है इनके पास तो ये दूसरे की जमीन पे भी कब्जा करने में उस्ताद होते हैं। श्वान योनि सर्वभक्षी, व्यर्थ बोलने वाला, धूर्त, स्वामी भक्त लेकिन पराक्रमी होता है। अब यहाँ पे मेरे को धूर्त का जो विषय है उसमें आजकल के विषय, जैसे समय काल परिस्थिति पे सब कुछ डिपेंड होता है। दो शब्द जो पहले से व्याख्या है उसके ऊपर आज के विषय में अगर हम लोग चिंतन करें तो धूर्त को मतलब चालाक होता है ऐसा इंसान। जल्दी से किसी की बात में नहीं आएगा, वो उसको समझेगा, सोचेगा, परिस्थिति के अनुसार उसका निर्णय निकालेगा, तब वो करेगा, तब वो काम करेगा। कोई जरूरी नहीं है वो करे भी, वो अपने हिसाब से भी कर सकता है। सर्वभक्षी, अब सर्वभक्षी में क्या है, कुछ भी खा सकता है। तो कुछ भी खाने के लिए अब अगर वो ऐसे संस्कारी परिवार में है जहाँ पे कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, मांस मदिरा का अवॉइड करना है, वो नहीं खाना है, लेकिन ऐसा इंसान खा सकता है। अब यहीं पे आता है संस्कार। उस समय में जब ये सब चीज़ों के ऊपर विशेष पकड़ होती थी पंडितों की, हम लोग पंडितों के पास जाके जब
बच्चे का जन्मपत्री वगैरह दिखाते थे तो पंडित जी कुछ चीज़ों के लिए बता देते थे कि इसको इस तरह से ट्रीट करना है आप लोगों को। तो उस समय जैसे वेद अध्ययन, गीता पाठ या रामायण चरित्र, वो सब उसको पढ़ने के लिए और कुछ चीज़ों के लिए उसके मन में इतनी ज़बरदस्त घृणा डाल दी जाती थी कि वो फिर वो उस टाइप का होता ही नहीं था। वो चाहे कैसा भी परिस्थिति में जाओ, कैसा भी संगत में जाओ, वो फिर वो सब चीज़ें नहीं खाता था। लेकिन सर्वभक्षी में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत से आदमी है कि भाई सब्जी का कोई आइटम है तो उसको सब्जी बना के ही खाएंगे, लेकिन वो सर्वभक्षी अगर उसका श्वान योनि है तो वो कच्चा भी खा सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। मार्जार, मार्जार योनि, इसमें थोड़ा आंख जो है वो ब्राउनी हो सकता है, चंचल और कुछ क्रोध करने का स्वभाव भी हो सकता है, लेकिन कुछ डरपोक भी होगा ऐसा इंसान। मतलब हर जगह हिम्मत तो दिखाएगा लेकिन अंदर से थोड़ा डर भी लगेगा उसको। मूषक योनि, मूषक योनि में मनुष्य अपने काम में लगा रहता है और दूसरों का काम, अगर वो शत्रु है तो उसको बिगाड़ने की भी कला उसके अंदर होती है और उसका जड़ खोद खोद के मूषक की तरह और उसको अपने चरणों पे डाल लेगा। गो योनि, दूध से प्रेम करने वाला, बहुत आकर्षक, परोपकारी स्वभाव का ऐसा इंसान होता है। महेश योनि में धीरे चलने वाला, भारी शरीर, खूब खाने वाला, बलि, धनवान और दूध घी का मात्रा अपने खाने में कुछ विशेष लेने वाला। व्याघ्र योनि, जातक का स्वभाव वही सर्वभक्षी टाइप का, लेकिन विद्वान, कुशल, दिखने में थोड़ा डरावना हो सकता है। मृग योनि, संगीत प्रेमी, सुंदर और पशुओं से प्रेम करने वाला। वानर योनि, थोड़ा आंख भूरा हो सकता है, चंचल और वन से प्रेम करने वाला। फल प्रेमी, किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करेगा, लाइक मंकी वगैरह जल्दी से विश्वास नहीं करते, उनको प्यार से ट्रीट किया जाता है तब वो आपके साथ आराम से आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ रहेंगे, लेकिन जल्दी से विश्वास नहीं करते। नकुल, खुद भी सुंदर होता है और कार्य करने में भी बड़ी सुंदरता रखता है। वो इस तरह से हर कहीं पे हर जैसा काम करके कुछ भी सामान फैला के इस टाइप के नहीं रहते हैं। उनके काम करने के तरीके में, उनके रहने के तरीके में एक आपको देखिए आपको सुंदरता मिलेगी। आप अगर नकुल योनि के इंसान के साथ रहते हैं या उसके पास जाते हैं या उसके घर में जाते हैं, ऐसे उसके रूम में जाते हैं, तो सब चीज़ अपने करीने से रखी हुई मिलेगी, सब जगह साफ सफाई मिलेगा, कोई भी चीज़ उल्टा पुल्टा इधर उधर उनका नहीं होता है। दूसरों का सहायक और अपने कार्यों को छुपा के रहेगा, अपने कार्यों को एडवर्टाइजमेंट कम करेगा। एडवर्टाइजमेंट जब वो सक्सेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, अपने मुंह से चला के ऐसा कुछ नहीं करता है। सिंह योनि, सर्वभक्षी लेकिन महाबली, कुछ आंखें भूरी और कुछ डरावना भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है डर लगे उसका, सबको नहीं लगता है, लेकिन जो मन से थोड़ा डरपोक होते हैं उनको वैसा कुछ डर लग सकता है। तो योनि में जन्म लेने का ऐसा कुछ फल जातक को देखने को आ सकता है। अब इसमें ये बात आपके दिमाग में आ सकती है कि पंचांग में तो योनि दी हुई नहीं है अलग से, तो फिर योनि कहाँ से निकल के आ गई, कैसे डिसाइड होती है कि इस जातक का ऐसा योनि से। कोई बोल दिया कि आपका अश्व योनि है। पंचांग जब आप जन्मपत्री बनवाए तो उस समय पंडित या कोई भी एस्ट्रो कैसे लिख के देता है कि आपका अश्व योनि है, गज है, मेष है, सर्प है, उसका कारण क्या है। तो मैंने नक्षत्रों के विषय में बहुत से पाठ दे रखे, एक एक पाठ भी दे रखे हैं, बाद में और भी पाठ मैंने नक्षत्रों के विषय में। मतलब मेरा मेन फोकस इस चैनल में नक्षत्रों पे ही ज़्यादा है, क्योंकि नक्षत्रों का बहुत इफेक्ट होता है हम लोगों के जीवन में, चाहे विवाह में हो, मुहूर्त में हो, दशा महादशा में हो, प्रिडिक्शन में हो, ग्रहों के ऊपर हो। तो नक्षत्रों से ही योनि का डिसाइड होता है। कैसे? एक नक्षत्र में दो योनि आती, जैसे आपकी अश्विनी नक्षत्र और शतभिषा की अश्व योनि है। मतलब मैं शायद गलत बोल दिया क्या,
2 नक्षत्रों में एक योनि आती है। देखो 14 योनि है और 27-28 नक्षत्र है अभिषेक अभिजीत लेके, तो 28 का 14, तो 2 नक्षत्रों की एक योनि डिसाइड होती है। आपका नक्षत्र जन्मकालीन अगर अश्विनी है या सतविष है तो आपकी योनि अश्व आएगी। वैसे ही स्वाति है या हस्त है तो आपकी योनि महिष आएगी। ये तो नक्षत्रों के विषय में अगर आपको ये पता करना है कि योनि मेरी कैसी है तो आप अपना नक्षत्र देख लीजिए और उसके हिसाब से इसको पता कर लीजिए। ये मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, मैं बोल देता हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अश्विनी सतविषा की अश्व योनि, स्वाति हस्त की महिष, धनिष्ठा पूर्व भाद्रपद की सिंह योनि, भरणी रेवती की हस्ती, पुष्य कृतिका की मेष और श्रवण पूर्वाषाढ़ा की वानर योनि, उत्तराषाढ़ा और अभिजीत की नकुल योनि, मृगशिरा और पूर्वा फाल्गुनी की सर्प योनि और ज्येष्ठा और अनुराधा की हरिण या मृग योनि और आद्रा और मूल की स्वान योनि और पुनर्वसु और अश्लेषा की मार्जार, मघा और पूर्वा फाल्गुनी की मूषक, विशाखा और चित्रा की व्याघ्र, उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा भाद्रपद की गौ योनि। इसके हिसाब से आप अगर नोट कर लेंगे तो आपको ये सब योनियों का पता चल जाएगा। मैंने लिखा नहीं है अलग से क्योंकि इतना बड़ा सेटअप मेरे पास नहीं है, और जब होगा तब देखेंगे, फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो मेरा मोटिव यही था कि आपको बेसिक नॉलेज हो जन्मपत्री के विषय में। तो ग्रहों के विषय में, भावों के विषय में, राशियों के विषय में, अष्टक वर्ग हो, गोचर हो, शुभ गोचर हो, ये सब पाठ, बहुत से पाठ, मुहूर्त के भी बहुत से पाठ, नक्षत्रों के तो बहुत अच्छे अच्छे पाठ मैंने दिए हुए हैं। और शुरुआत की थी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन में मैं भी फ्री था और देखे भी बहुत से चैनल भी मैंने भी देखे। मन में एक तकलीफ भी हुई, मैं किसी को कोई गलत नहीं बोलता, सब अपने अपने अच्छे हैं। कोई बिजनेस के लिए चैनल चला रहा है, कोई ज्ञान के लिए चला रहा है, सबका अपना अपना ज्ञान है। मेरी कोशिश ये थी कि जो ज्ञान है या जो भी हम लोगों के पूर्वज हम लोगों को देखे गए उसको एज इट इज आप तक पहुंचाया जाए, और वो भी सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। तो क्या है कि जन्मपत्री को आप प्रोफेशनली लो या नहीं लो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने नहीं ले रखा है, लेकिन इस ज्ञान के अंदर जब डीप नॉलेज में जब आप जाएंगे, नॉलेज बेसिक ही होता है, हर नॉलेज बेसिक होता है, उसको डीप आपको बनाना है कि आप उसको कहाँ तक समझते हैं, आपका इंटरेस्ट उसमें कहाँ तक है। तब आप हायर एजुकेशन में आते हैं, तब आप उसकी ध्यान साधना में आते हैं। एनी टाइम वो दिमाग में जब आपके घूमते रहता है तो फिर नए नए चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक डेवलप होती है। तो ज्योतिष बहुत कुछ किताबों से ज़्यादा आदमी के खुद के दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं, अभ्यास में किस तरह से ले रहे हैं। अभ्यास के द्वारा जब आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ों को आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ जाके सेट होती है, कौन सी बात। आपको ऐसे ऐसे श्लोक भी पढ़ने को मिल सकते हैं, ऐसी ऐसी व्याख्या भी पढ़ने को मिल सकती है कि एक किताब बोल रही है कि ऐसे होगा और दूसरी बुक उसी श्लोक की व्याख्या विद्वान ने उससे अलग कर दी। जबकि उसको डीप में अगर आप लेके जाते हैं, डीप थिंकिंग अगर उसकी देखते हैं तो दोनों ही सही है, किसी ने गलत नहीं की, खाली समझने का नजरिया ही अलग है। कि जहाँ पे एक ने व्याख्या की वहाँ पे सिचुएशन अलग थी, वहाँ पे भाव अलग थे, वहाँ पे तरीका अलग था, और जहाँ पे उसके अगेंस्ट में की गई वहाँ पे अलग थी। तो दोनों का अपना अपना सिचुएशन था, उसी के हिसाब से उन लोगों ने वैसी वैसी व्याख्या की। अब मेरे यहाँ पे अक्षांश देशांतर अलग है, मेरा यहाँ का परिस्थिति अलग है से आपके जन्मपत्री में लिखा हुआ आ गया कि आपकी 2 या 3 मैरिज होगी। चलिए आज के 40 साल पहले या 30 साल पहले तक तो ये मान्य था, लेकिन आज के टाइम में अपने भारत में तो ये मान्य ही नहीं है, तो फिर होगी कैसे? नहीं होगी।
तो बहुत सी बातें हैं जो पॉसिबल नहीं है। जन्मपत्री देखने के समय में आपको देश काल परिस्थिति पे भी निर्भर रहना पड़ेगा। अपने देश के कानून के हिसाब से क्या हो रहा है। आज बोल रहे हैं 5-5, 6-6 बच्चे जन्मपत्री में लिखे हुए होते हैं। और अगर आप चाहे तो होंगे भी, लेकिन हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है तो नहीं होंगे। तो उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना पड़ेगा ना हम लोगों को। अब वो मिलेंगे नहीं। जब दूर बैठे किसी एस्ट्रो से आप ऑनलाइन जब आप पता करते हैं, एस्ट्रो बोल दिया आपके 3 बच्चे हैं, तो आप तो बोलते हैं नहीं मेरे को तो एक ही है और मैंने तो ऑपरेशन भी करवा लिया। अब कहाँ से होंगे? इसलिए मेरा मोटिव यही रहता है कि जन्मपत्री देखने के लिए हमेशा आपको सामने वाले का नॉलेज होना जरूरी है। ये हवा में नहीं होता है ये ज्ञान। देश काल परिस्थिति, आदमी के संस्कार, घर के संस्कार, वो फलों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपके संस्कार कैसे हैं, आप खुद कैसे हैं, आपकी कैसी परिस्थिति चल रही है, तब हम लोगों को पता चलता है कि नहीं यहाँ पे ये इफेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपने अपने संस्कार की वजह से उस चीज को जस्ट अपोजिट कर लिया है, ग्रह के भाव को अपोजिट कर लिया है। अब आपका गुरु दबा हुआ था, आपको गुरु का बचपन में आपको अंश कम था और आपको उसका फल नहीं मिलना था, लेकिन आपके संस्कारों की वजह से, आपके माँ बाप के हो चाहे परिवार के हो, और आपको पाठ पूजा का लाइन में, वेद अध्ययन में, संस्कृत विद्यापीठ में आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आप उसी ज्ञान में लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक गुरु का आपका प्रभाव बढ़ गया ना। आपका गुरु ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया। तो संस्कारों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। ये केवल अंशों पे, भावों पे, ग्रहों पे डिपेंड नहीं है। बहुत सी चीज़ें कहानियों के द्वारा हम लोगों को बताई गई है कि गुरु कौन था, सन्नी कौन था, सूर्यपुत्र सन्नी था, चंद्रपुत्र बुद्ध था, गुरुपुत्र बुद्ध था। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि हम लोगों का जो जीवन है या हम लोगों का जो हार्डमास का जो शरीर मिला है, वो सब तो ये पंच तत्वों का ही अधिग्रहण मात्र है। जब हम लोग निकलेंगे तो ये तत्व सब अपने अपनी जगह में चले जाएंगे। वायु वायु में जाएगा, अग्नि अग्नि में जाएगी, पृथ्वी का पृथ्वी में जाएगा और शरीर शांत हो जाएगा। तो ये तत्व उस ग्रह से कनेक्टेड जो तत्व हम लोगों को मिले हैं, वो ग्रह उस कहानी से कनेक्टेड, जहाँ तक मेरे को लगता है वो हम लोगों को याद करने के लिए बताई गई है शास्त्रों में कि हम लोग उसको याद कैसे रखें कि सूर्य कौन है, सूर्य ग्रह है। अब सूर्य ग्रह का एक कहानी आदित्य हृदय स्त्रोत के हिसाब से कश्यप ऋषि का पुत्र है, हम लोगों को बताया गया। लेकिन वो कश्यप ऋषि, वो उनका पुत्र जो सूर्य देव है, वो तो अलग है। ये उनका पावर है, ये वो तत्व है जिससे संसार में सृष्टि का परिचालन होता है। तो ये अलग अलग मैटर है, किसी का दिमाग में क्या सेट होता है, किसी का नहीं होता है। मैं उस मैटर में नहीं जाना चाहता और न मैं उस विवाद में पढ़ना चाहता। मेरा एक सिंपल सा थ्योरी है, मैं तत्वों को तत्व बोल के ही मानता हूँ। मेरे लिए वो भी पूज्य हैं और ये भी पूज्य हैं। ये पूज्य उस हिसाब से हैं कि मैं उनके ऊपर, उनकी दृष्टि के ऊपर, उनकी जो प्रिडिक्शन हम लोगों को उनके द्वारा मिल सकती है, उनके तत्वों के द्वारा हम लोगों के शरीर पे जो इफेक्ट हो सकता है, मैं उसमें ज़्यादा ध्यान देता हूँ, न कि उसकी कहानी में। मंगल भूमि पुत्र है, मंगल भूमि के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो मंगल से ज़्यादा नज़दीक ग्रह तो चंद्रमा है। तो चंद्र को तो उपग्रह बोला जाता है, और वही चंद्र का उपग्रह हर ग्रह के ऊपर क्वांटिटी में है। जैसे बृहस्पति पे बोला जाता है इतने चांद है, शनि पे इतने चंद्रमा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। आप उस ग्रह से कनेक्टेड उसकी रश्मि का आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। न कि उस कहानी को प्रिडिक्ट करना है, कहानी को प्रिडिक्ट नहीं करना है। उस ग्रह से संबंधित जो तेज आपको मिल रहा है, जो ऊर्जा आपको मिल रही है, क्योंकि ऊर्जा के बगैर जीवन नहीं है। हर चीज में ऊर्जा है। आप बोल रहे हैं, उसकी भी अपनी एक ऊर्जा है। जो साउंड होता है
उसकी ऊर्जा है, और उस ऊर्जा के बगैर कुछ नहीं। उस ऊर्जा को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, किस तरह से उसको जान सकते हो, और उसका इफेक्ट का क्या इफेक्ट आपके बॉडी पे होगा, उसको अगर समझ सकते हो तो जन्मपत्री प्रिडिक्शन में आप बहुत आगे तक जा सकते हो। बाकी आप लोगों के खुद के दिमाग के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा कि आप इसमें अपना भविष्य देखो, मत देखो, प्रोफेशनल बनो मत बनो, लेकिन इस ज्ञान के विषय में अगर थोड़ी सी भी जानकारी आप करोगे तो आपका दिमाग जरूर डेवलप होगा। आप लाइन कोई भी पकड़ो, लेकिन इस ज्ञान में जब जितना डीप जाने की वजह से जो दिमाग एक्टिव होता है वो हर क्षेत्र में इंसान को काम आता है। तो जय माता की मित्रों, आशा है आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप कमेंट करें, आपको 100% आंसर मिलेगा।